वेलकम बैक टू हफ्शास ब्राइट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। आज हम ट्रायल बैलेंस के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो होपफुली आप टीजीटी पीजीटी की जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके, लेट वी स्टार्ट। तो जी ये स्टार्ट हो जाता है ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन। जब तलपट में अंतिम स्टॉक शामिल किया जाता है तो इसे केवल किस खाते में अपलिखित किया जाता है? When closing stock is included in trial balance, it is to be recorded only in trading account व्यापार लेखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ व हानि लेखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाभ व हानि विनियोजन का लेखा, सेल्स अकाउंट, बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट के अंदर जो बैलेंस शीट होती है ना, तो जब हम ट्रायल बैलेंस में तलपट में अंतिम खाते शामिल करते हैं तो इसे जो है ना हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अपलिखित करते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। तो इसमें देखो आप इसकी समरी ना हर एक क्वेश्चन की ज़रूरी होती है। हमें कोई भी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, लेकिन जब तक आपको क्लियर नहीं होगा रीजन्स उसके साथ में आप नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस। तो जब हम यहाँ पर जैसे जब तलपट के भीतर ही अंतिम स्टॉक को शामिल किया जाता है तो ऐसी अवस्था में इसे केवल तुलन पत्र बैलेंस शीट में उल्लेखित किया जाता है कि जो ट्रायल बैलेंस होती है ना उसके अंदर जब हम क्लोजिंग स्टॉक को शामिल करते हैं तो इसे क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर लिखा जाता है। जब इसे समायोजित क्रय खाते के रूप में तलपट में शामिल किया जाता है ऐसी अवस्था में हमें इसे बैलेंस शीट में दिखाना होता है, क्योंकि अंतिम स्टॉक के जो उपभोग का कोई भी रोजनामचा में लेखा नहीं होता तथा इसकी कोई खाता बही में प्रविष्टि भी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शॉन इन। तलपट में दिए गए स्टॉक को दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में व्यापारिक खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाभ हानि खाते में, बैलेंस शीट में आर्थिक चिट्ठे में, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट में व्यापारिक खाते और आर्थिक चिट्ठे में। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो यहाँ पर बैलेंस शीट है आपका आंसर। तलपट में दिए गए स्टॉक को आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। कभी कभी अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिया रहता है। इसका आशय कि इसका मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति होने से पहले किया जा चुका है और ये राशि क्रय की राशि में से घटाई जा चुकी है। ऐसी दशा में अधिकतर क्रय समायोजित की राशि तलपट में दी रहती है। ऐसी दशा में उसे केवल चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर लिखा जाता है कि जब आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ठीक है, आर्थिक चिट्ठे का जो स्टॉक है ना वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता है। इसका क्या मतलब है कि जो मूल्यांकन वर्ष है ना उसकी समाप्ति होने से पहले इसका किया जा चुका है मूल्यांकन, ठीक है, और ये राशि क्रय की राशि में से घटाई जा चुकी है। जो हमारा जो स्टॉक होता है वो क्या है, परचेजेस में से माइनस कर दिया जाता है और फिर ऐसी दशा में अधिकतर क्रय समायोजित की राशि तलपट में दी रहती है। ऐसी दशा में उसे केवल चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर लिखा जाता है। Which of the following error do not affect the agreement of trial balance? कि जो हमारे एरर हैं वो ट्रायल बैलेंस में प्रभावित नहीं करते हैं, तो उसे कौन से एरर होते हैं? कॉस्टिंग एंड पोस्टिंग एरर, अमाउंट omitted फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एंड एज एन एक्सपेंस, ठीक है, ओमिशन ऑफ एन एंट्री इनटू लेजर, वही खाते में किसी प्रविष्टि को करने में चूक, निक्षेपण एवं खतौनी संबंधी त्रुटियाँ, तलपट से चूकी हुई राशि, संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन, ओमिशन खाते में जो चूक होएगी वो, ठीक है। तो हाँ जी,
तो इसमें क्या है कि संपत्ति के व्यय के रूप में अभिलेखन संबंधी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है। इस प्रकार की त्रुटि दोहरी लेखा प्रणाली के प्रमुख लेखा सिद्धांतों को जानने के कारण ही हो जाती है। उदाहरण, कपड़े के व्यापारी ने फर्नीचर नकद खरीदा, तो जर्नल में लेखा किया जाएगा। सबसे पहले जर्नल एंट्री करेगा, फिर इसके बाद लेखा करते समय फर्नीचर खाता डेबिट और रोकड़ खाता क्रेडिट किया जाना चाहिए। ये जो फर्नीचर खरीद रहा है ना वो, तो फर्नीचर खाते को तो वो डेबिट करेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो है वो उसका क्रेडिट हो जाएगा। परंतु यदि अज्ञानता के कारण फर्नीचर जाता डेबिट कर फर्नीचर खाता जो है ना, फर्नीचर खाता अगर डेबिट करने के स्थान पर क्रय खाता को डेबिट और रोकड़ खाता को क्रेडिट, अगर उनकी एंट्रीज क्या है, रिवर्स एंट्री हो जाती है कि जो एंट्री हमें डेबिट करनी है वो हमने क्रेडिट कर दी, जो क्रेडिट करनी है वो डेबिट कर दी, तो रोकड़ खाता को क्रेडिट कर दिया जाए तो ये अशुद्धि तलपट से प्रकट नहीं हो सकेगी। तो ट्रायल बैलेंस से इससे अशुद्धि को हम प्रकट नहीं कर सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस? निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित करती है? पी से प्राप्त ₹1200 का प्राप्य विपत्र को प्रविष्टि देय विपत्र दैनिक पुस्तक में 2100 से की गई। ये जो पी से जो प्राप्त हो रहा है, एबल रिसीवेबल received from P for ₹1200 was found entered in the bill payable day book as ₹2100। 1200 की जगह पर 2100 हमने लिख दिया। सपोज बी पार्ट है, a sum of ₹300 received from the estate of an insolvent debtor was found credited to his account which was already written off as bad। एक दिवालिया देनदार को संपत्ति से प्राप्त ₹300 उसके खाते में क्रेडिट कर दिया गया, जबकि गत वर्ष में ही इसे अपलिखित किया जा चुका था। तो यहाँ पर थर्ड एंट्री है, ₹800 owed by a debtor was omitted to be included in the schedule of debtor। एक देनदार को दिए ₹800 देनदारों की सूची में शामिल करने से छूट गया। डी पार्ट है, ओल्ड मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹700 वॉज पास्ड थ्रू द सेल्स बुक मशीन। पुरानी मशीन ₹700 में उधार बेची गई, जिसके प्रविष्टि विक्रय पुस्तक के माध्यम से की गई। तो यहाँ पर जो हमारी दो एंट्रीज हैं, तो उसमें क्या होगा, प्रविष्टि पी से प्राप्त ₹1200 का प्राप्य विपत्र को प्रविष्टि देय विपत्र दैनिक पुस्तक में 2100 की गई। ठीक है, 1200 की जगह 2100 की गई। प्राप्य विपत्र की प्रविष्टि जो है देय विपत्र में, मतलब बी आर की बी पी में बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल में कर दी गई। ठीक है, एक दिवालिया देनदार की संपत्ति से प्राप्त ₹300 उसके खाते में क्रेडिट कर दिए गए, जबकि गत वर्ष में इसे अपलिखित किया जा चुका है, जिस एंट्री को हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी ये जो एंट्री है ना, फर्स्ट एंड सेकंड मैंने अगेन इसलिए पढ़ी है क्योंकि दोनों सही हैं, लेकिन इसका दिया हुआ है यहाँ पर समरी कि यूपीएससी एसएसबी में ने इस प्रश्न को मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि ए और बी दोनों आंसर इसके एग्जैक्टली सही हैं। तो यहाँ पर आपको इसे भी दोनों कंसीडर किए जाएंगे, इसलिए इसको नहीं रखा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज़ टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द बुक। कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें बताना है। तलपट का उद्देश्य पुस्तकों की शुद्धता की जाँच करना है। ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तलपट अंतिम खाते तैयार करने के लिए आधार प्रदान करता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ तलपट से माल तोड़ को प्रभावित नहीं करती हैं। कंपनसेटरी एरर्स आर ऑल्सो नॉन एज इक्वलाइजिंग एरर। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ समकारी अशुद्धियों के नाम से भी जानी जाती हैं। तलपट का उद्देश्य पुस्तकों की जांच करना है। तलपट अंतिम खाते तैयार करने के लिए आधार प्रदान करता है।
तलपट दिए गए कथनों का सही रूप इस प्रकार है। तलपट बनाने का उद्देश्य खाता बही में खोले गए खातों की शुद्धता और विशेष रूप से अंकगणितीय संबंधी शुद्धता का ज्ञात करना होता है। कि जो ट्रायल बैलेंस है ना, उसमें हम कैलकुलेशंस को देखते हैं कि जो कैलकुलेशंस हैं वो ठीक हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई एरर है नहीं है। स्पष्ट है कि तलपट का उद्देश्य पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना नहीं होता, कि जो बुक हैं उनकी एक्यूरेसी देखना नहीं होता, उनकी कैलकुलेशंस को देखना होता है। जबकि कथन बी, सी और डी सही है, तो इसका मतलब यह है कि एक कथन जो ए पार्ट है वो गलत है और बाकी तीनों कथन सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? निम्नलिखित में से कौन तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है? जर्नल, रोजनामचा, लेजर खाता बही, कैश बुक, रॉकड़ बही, बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। ये जो लेजर होती है ना, लेजर से हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। कि जो ट्रायल बैलेंस है, लेजर से ट्रायल बैलेंस में जाती है एंट्रीज। तो यहाँ पर खाता बही, लेजर तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है। खाता बही में विभिन्न खाते खोले जाते हैं और जर्नल की प्रविष्टियों को उसमें खतियाने के बाद उसके शेष या बाकी बैलेंस निकाले जाते हैं। इन शेषों को तलपट में डेबिट एंड क्रेडिट कर लिया जाता है। खातों की गणितीय शुद्धता ज्ञात करने के उद्देश्य से तलपट बनाए जाते हैं, जिसमें तलपट का डेबिट व क्रेडिट शेष बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। एन एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट करेंट ईयर इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चालू वर्ष में ही लाभ प्राप्त करने के आशय से किया जाने वाला व्यय आयगत व्यय होता है। ख्याति प्राप्त करने हेतु प्रदान की जाने वाली राशि पूंजीगत व्यय होती है। Wages paid for installation of a new machine is usually debit to wages account। किसी नई मशीन की स्थापना हेतु प्रदत्त वेतन को सामान्य वेतन खाते में डेबिट किया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड। आयगत व्यय का उद्देश्य भावी अवधि में लाभ प्राप्त करना नहीं होता। जब हम किसी भी मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं तो किसी नई मशीन की स्थापना हेतु इंस्टॉलेशन हो रहा है मशीन का, तो वहाँ पर जो प्रदत्त वेतन होता है ना, उसे सामान्य मशीन खाते में डेबिट साइड में दिखाते हैं, ना कि वेतन खाते में। हमें मशीनरी अकाउंट में इसकी एंट्री करनी होती है, सैलरी अकाउंट में नहीं करनी होती है। निम्न में कौन सी अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होती? हमें बताना है कि कौन सी जो अशुद्धि है वो तलपट के मिलान में बाधक होगी या नहीं होगी। तो खाते के गलत पक्ष में लिखना, खाते के गलत योग लगाना, क्षतिपूरक अशुद्धि, खाते के शेष निकालने में गलती। कि जो अशुद्धि है ना, जो क्षतिपूरक है, वो अशुद्धि क्या होगी? बाधक नहीं होगी। और अगर खाते के गलत पक्ष में लिख दिया तब उसमें प्रॉब्लम आएगी। गलत उसका योग लगा दिया, सम गलत हो गया, तब गलती आएगी। खातों के शेष निकालने में अगर गलती आ रही है तब भी मिलान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्षतिपूरक अशुद्धि इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। 267। क्षतिपूरक अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार की अशुद्धि का तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह एक ऐसी अशुद्धि है जिसके अंतर्गत एक लेखे में उत्पन्न त्रुटि दूसरे लेखे द्वारा स्वतः समाप्त हो जाती है। उदाहरणार्थ, यदि रामू के खाते में 1000 रुपया डेबिट करना था, किंतु 100 रुपया जो है वो डेबिट किया गया, और श्यामू के खाते में 100 रुपया डेबिट करना था, लेकिन उसकी जगह पर क्या हुआ? 1000 रुपये डेबिट कर दिया गया। तो ऐसी दशा में तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वहाँ पर मैच करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो एंट्री है वो 1100 की ही होनी है। तो जो त्रुटिवश ही सही, लेकिन हो गया, इसलिए तलपट का मिलान अप्रभावित रहेगा। तलपट में खाने होते हैं। ट्रायल बैलेंस में कितने खाने होते हैं? खाता बही खोले गए खातों की अंकगणितीय शुद्धता को ज्ञात करना है। इसके अंदर क्या है कि 4 खाने होते हैं।
सबसे पहले आपका क्या होगा, अकाउंट्स के नेम होंगे, खाते का नाम, खाता बही पृष्ठ संख्या, लेजर फॉलियो, ठीक है। फिर डेबिट शेष, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो इसमें खाता बही में खोले गए खातों की अंक गणितीय शुद्धता को ज्ञात करने के लिए तलपट तैयार किया जाता है। तलपट के अंतर्गत 4 खाने विवरण, खाता बही पृष्ठ संख्या, डेबिट रकम, क्रेडिट रकम होते हैं। तलपट के बनाने के लिए प्राय किस विधि का प्रयोग किया जाता है, शेष विधि का, कि जो बैलेंस होता है ना वो मैन होता है ट्रैक बैलेंस को बनाने में।